अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी को स्टार्ट करने वाले हैं या ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं लेकिन अलग अलग एसेट कैटेगरी को समझना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज इसमें हम 10 अलग अलग तरह के इन्वेस्टमेंट कैटेगरी को समझेंगे, साथ ही हम देखेंगे कि कौन सा एसेट क्लास किसके लिए बेटर है और किस में कितना रिस्क इन्वॉल्व है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला इन्वेस्टमेंट कैटेगरी है स्टॉक। मान लो आपके मोहल्ले में एक मिठाई की दुकान है, शर्मा जी की मिठाई। शर्मा जी आपके पास आते हैं और कहते हैं कि उनके दुकान की इन्वेंट्री और दूसरे खर्चे चलाने के लिए कुछ पैसे की जरूरत है। वो आपसे 10,000 रुपये की डिमांड करते हैं। आप उन्हें 10,000 रुपये दे देते हैं। इसके बदले शर्मा जी अपनी दुकान की 1% की हिस्सेदारी आपको दे देते हैं। अब जब जब दुकान की कमाई बढ़ेगी तो आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी बढ़ेगी और अगर दुकान नुकसान में गया तो आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी घटेगी। यही होता है स्टॉक मार्केट। यहाँ पे सिर्फ आपको शर्मा जी की मिठाई की जगह TCS, इन्फोसिस या फिर जोमेटो जैसे बड़ी कंपनीज मिली और आपको जो छोटा सा हिस्सा दिया जाता है वो होता है शेयर और आप बन जाते हैं उस कंपनी के शेयर होल्डर। स्टॉक्स का पहला फायदा है हाई ग्रोथ पोटेंशियल। अगर कंपनी की मैनेजमेंट अच्छी है और कंपनी अच्छी चल रही है तो आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू काफी तेजी से बढ़ती है। आज से 15 साल पहले जिसने भी रिलायंस में इन्वेस्ट किया था उसके पैसे की वैल्यू लगभग 10 गुना बढ़ चुकी है। दूसरा फायदा है डिविडेंड। कुछ कंपनी जो भी प्रॉफिट कमाती है उसका कुछ पैसा शेयर होल्डर्स में बांट देती है। तो अगर आप घर बैठे हैं और कंपनी कुछ पैसा आपके बैंक में क्रेडिट कर देती है तो ये कहलाता है डिविडेंड। तीसरा और सबसे बड़ा फायदा है लिक्विडिटी। आप सिर्फ एक बटन के क्लिक पे अपने शेयर्स को बेच करके उसे इनकैश कर सकते हैं। ये रियल एस्टेट की तरह नहीं है जहां के आपको अपने एसेट्स बेचने में महीनों लग जाए। लेकिन स्टॉक मार्केट के कुछ रिस्क भी हैं। सबसे बड़ा रिस्क है वॉलेटिलिटी। जब शर्मा जी की दुकान में लोगों का आना कम हो जाता है तो आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी गिर जाती है। न्यूज, मार्केट ट्रेंड्स, देश की इकोनॉमी, इन सारी चीजों का स्टॉक प्राइस पे इफेक्ट पड़ता है। यही कहलाता है वॉलेटिलिटी। दूसरा रिस्क है अपने इमोशन पे कंट्रोल ना होना। ग्रीड और फियर दोनों ही स्टॉक मार्केट को इफेक्ट करते हैं। मार्केट जब ऊपर जा रहा होता है तो हमें लगता है कि हमने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी और हम ऊपर जाके शेयर को खरीद लेते हैं। वहीं जब मार्केट गिरने लगता है तो हमें और ज्यादा नुकसान ना हो जाए इस डर से हम अच्छे शेयर को भी कम दाम पे बेच के निकल जाते हैं। वैसे तो हम सभी को पता है कि प्रॉफिट कमाने के लिए चीजों को नीचे खरीदना और ऊपर बेचना चाहिए, लेकिन रियल लाइफ में स्टॉक इन्वेस्टमेंट में हम ठीक इसके उलट काम करते हैं। इसका मेन कारण है कि हमें पेशेंस की कमी होती है। हमें अपने ग्रीड और फियर यानी इमोशन पे कंट्रोल नहीं होता। अगर आपको स्टॉक मार्केट में अच्छा पैसा कमाना है तो पेशेंस डेवलप करना ही पड़ेगा क्योंकि ये लॉन्ग टर्म गेम है। इन्वेस्टमेंट की दूसरी कैटेगरी है बॉन्ड्स। मान लो आपका एक दोस्त राहुल है, वो आपके पास आता है और कहता है कि उसे 10,000 रुपये की जरूरत है। वो 1 साल बाद 10% इंटरेस्ट के साथ एक पर्टिकुलर डेट पे आपको रिपेमेंट कर देगा। बॉन्ड मार्केट भी ऐसे ही काम करता है, बस राहुल की जगह आपको गवर्नमेंट या फिर बड़ी कंपनीज मिल जाएंगी। राहुल ने जिस 10% इंटरेस्ट की बात की थी वो बॉन्ड मार्केट में कूपन रेट कहलाता है और जिस पर्टिकुलर डेट में वो रिपेमेंट की बात कर रहा था वो मैच्योरिटी डेट है। बॉन्ड का सबसे बड़ा फायदा है सेफ्टी। अगर आप गवर्नमेंट बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं तो गवर्नमेंट कहीं जाने वाली नहीं है, तो ये आपके लिए एक सेफ शेल्टर। दूसरा फायदा है कि आपको रेगुलर इंटरवल पे एक फिक्स इनकम मिलता रहता है। ये उन लोगों के लिए बेटर है जो कि FD से ज्यादा रिटर्न चाहते हैं लेकिन उन्हें स्टॉक मार्केट का भी रिस्क नहीं लेना। इसका एक सबसे बड़ा रिस्क है इंटरेस्ट रेट का चक्कर। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है लेकिन ध्यान से सुनो। जब भी RBI इंटरेस्ट रेट को बढ़ाती है तो बॉन्ड सस्ते हो जाते हैं। क्योंकि नए बॉन्ड्स जब ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे मिल रहे हैं तो पुराने बॉन्ड कम अट्रैक्टिव हो जाते हैं और उसे कौन ही लेना चाहे। आपको कुछ ऐसे छोटे कंपनीज के बॉन्ड्स भी मिल जाएंगे जो कि ज्यादा इंटरेस्ट रेट ऑफर करते हैं, लेकिन आपको इन्हें अवॉइड ही करना चाहिए। अगर आप नए इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए बेस्ट है कि आप गवर्नमेंट बॉन्ड में ही इन्वेस्ट करें। इन्वेस्टमेंट की तीसरी कैटेगरी है म्यूचुअल फंड। मान लो आप किसी स्कूल के स्टूडेंट हैं और एक पिकनिक ट्रिप प्लान हो रहा है। हर एक बच्चा इस ट्रिप को अकेले अफोर्ड नहीं कर सकता, तो टीचर कहता है कि बच्चों आप सब मिलकर थोड़ा थोड़ा सा पैसा डाल दो, मैं आपके लिए एक अच्छी ट्रिप प्लान कर दूंगा। म्यूचुअल फंड भी बस यही है। इसमें आप और हम जैसे लोग थोड़ा थोड़ा सा पैसा मिलाते हैं। एक टीचर जो कि यहाँ पे प्रोफेशनल फंड मैनेजर है उसे दे देते हैं। फंड मैनेजर एक एक्सपर्ट होता है जो कि मार्केट का बेटर एनालिसिस कर सकता है। वो आपके और हमारे इस मिलाए हुए पैसे को अलग अलग जगह इन्वेस्ट करता है जैसे कि स्टॉक, बॉन्ड्स, ताकि हमें ज्यादा रिटर्न मिल सके। म्यूचुअल फंड का सबसे बड़ा फायदा है डाइवर्सिफिकेशन। मान लो आप एक छोटे से टाउन में रहते हो और आपने 10 मिठाई की दुकान में इन्वेस्ट कर दिया। दुकान की सेल्स भी अच्छी चल रही है लेकिन अचानक से लोग हेल्थ कॉन्शियस हो गए और उन्होंने मिठाई खाना कम कर दिया, तो आपको अच्छा खासा नुकसान होने लगे। इसलिए इन्वेस्टमेंट को किसी एक सेक्टर में नहीं अलग अलग सेक्टर में होना जरूरी है। अब अगर 10 मिठाई दुकान की जगह आपने 5 मिठाई की दुकान और 5 जिम में इन्वेस्ट किया होता तो जो लोग भी हेल्थ कॉन्शियस है हो सकता है कि वो जिम को ज्वाइन कर ले, तो आपके मिठाई दुकान में जो भी नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई आपके जिम से हो जाए। यानी एक सेक्टर अगर अंडर परफॉर्म कर रहा है तो दूसरा सेक्टर उसे संभाल ले। आपका फंड मैनेजर भी यही काम करता है। वो किसी एक स्टॉक में नहीं अलग अलग स्टॉक्स में पैसा लगाता है कि अगर एक स्टॉक नहीं भी चले तो दूसरा स्टॉक उसे कवर कर ले। दूसरा फायदा यह है कि अगर मार्केट के आप एक्सपर्ट नहीं है तो भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपके बिहाफ में आपका फंड मैनेजर काम कर रहा हो। तीसरा फायदा यह है कि आप छोटा पूंजी लगाकर भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ तक कि 500 रुपये से भी आप SIP स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन म्यूचुअल फंड्स के कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, जैसे कि आपका फंड मैनेजर जो आपके बिहाफ में काम कर रहा होता है वो हर एक साल 1 से 2% की फीस काट लेता है। इनिशियली ये देखने में तो बहुत ही छोटा अमाउंट लगता है, लेकिन जब आपका पोर्टफोलियो बड़ा हो जाता है तो ये एक सिग्निफिकेंट अमाउंट बन जाता है। दूसरा ड्रॉबैक ये है कि पैसा भले ही आपका हो लेकिन म्यूचुअल फंड पे आपका कोई कंट्रोल
नहीं है। किस सेक्टर में कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेगा ये टोटली डिपेंड करता है फंड मैनेजर। इसीलिए किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट से पहले फंड मैनेजर और उसके ट्रैक रिकॉर्ड को जरूर देख लें। इन्वेस्टमेंट की चौथी कैटेगरी है इंडेक्स फंड और ETF। पहले समझो कि इंडेक्स क्या होता है। निफ्टी 50 यानी इंडिया के टॉप 50 कंपनीज का ग्रुप और सेंसेक्स यानी इंडिया के टॉप 30 कंपनीज का ग्रुप। ये इंडेक्सेस मार्केट के ओवरऑल हेल्थ को दिखाते हैं। इंडेक्स फंड एक ऐसा फंड है जो कि ऑटोमेटिकली इन कंपनीज में इन्वेस्ट करता है। कहने का मतलब है कि अगर आपने निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट किया है तो आपका पैसा निफ्टी 50 के कंपनीज में ही इन्वेस्ट होगा। यहाँ पे फंड मैनेजर अलग से कोई डिसीजन नहीं लेता है, वो सिर्फ मार्केट को कॉपी करता है। ETF भी इंडेक्स फंड की तरह ही है, लेकिन एक फ्लेक्सिबिलिटी अलग से इसमें जोड़ दिया गया है। ETF को आप स्टॉक मार्केट में खरीद और बेच सकते हैं, जो कि इंडेक्स फंड में अवेलेबल नहीं है। इंडेक्स फंड या ETF में इन्वेस्टमेंट करने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि इसमें फीस बहुत ही कम है। चूंकि फंड मैनेजर डायरेक्टली फंड को मैनेज नहीं कर रहा होता है तो फीस बहुत ही कम देनी पड़ती है। यहाँ पे आपके इन्वेस्टमेंट को ऑटोमेटिक डाइवर्सिफिकेशन मिल जाता है, क्योंकि इंडिया के टॉप 50 या 30 कंपनीज में आपका पैसा इन्वेस्ट हो रहा होता है। अगर आप नए इन्वेस्टर हो तो इंडेक्स फंड या ETF आपके लिए बेस्ट ऑप्शन। ETF या इंडेक्स फंड का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि जब भी मार्केट गिरेगा तो आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी गिरेगी। ये कभी भी मार्केट को बीट नहीं करता है। अगर आप कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट चाहते हैं जो कि मार्केट को बीट करे तो आपको एक्टिवली मैनेज म्यूचुअल फंड या फिर स्टॉक्स में जाना पड़े। इन्वेस्टमेंट की पांचवी कैटेगरी है रियल एस्टेट। ये इंडिया का सबसे फेमस इन्वेस्टमेंट क्लास है। आप जैसे ही पैसे कमाने लगते हो घर वाले कहने लगते हैं कि भाई जमीन खरीद लो या घर खरीद लो, क्योंकि जमीन जब भी जाएगी तो कुछ देके जाएगी। रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि आप घर, फ्लैट, दुकान या फिर प्लॉट खरीदते हैं। जब आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके पास दो तरह से पैसा आता है। जब आप प्रॉपर्टी को रेंट पे चढ़ाते हैं तो एक रेगुलर रेंटल इनकम मिलता है और समय के साथ साथ प्रॉपर्टी के वैल्यू में भी अप्रिसिएशन होता है। रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपको एक अलग ही सेटिस्फेक्शन देता है। अगर आप घर खरीद रहे होते हैं और लोन लेते हैं तो इसका भी बेनिफिट आपको टैक्स के रूप में मिल जाता है। ये आपको डबल इनकम देने वाला इन्वेस्टमेंट क्लास है। एक तो रेंटल इनकम, साथ में वैल्यू में अप्रिसिएशन। रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि इसमें एक साथ बड़े इन्वेस्टमेंट की जरूरत पड़ती है। कुछ टेनेंट समय पे पैसा भी नहीं देते और प्रॉपर्टी को भी नुकसान पहुंचाते हैं। तो प्रॉपर्टी खरीदने में जो सुकून आपको मिलता है उतना ही डिस्टर्ब आप हो जाते हैं इसको मेंटेन करने में। अगर आप प्रॉपर्टी को बेचकर जल्दी इनकैश करना चाहते हैं तो रियल एस्टेट में यह संभव ही नहीं है। इसको बेचने में आपको महीने लग जाते। इन्वेस्टमेंट की 6th कैटेगरी है रीट्स। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मान लो आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लेकिन आपके पास बड़ा रुपया नहीं है, तो टेंशन मत लीजिए, आपके लिए है रीट्स। रीट्स मतलब रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये एक ऐसी कंपनी होती है जो बड़ी प्रॉपर्टीज ओन करती है, जैसे कि शॉपिंग मॉल्स, हॉस्पिटल्स, ऑफिस बिल्डिंग, वेयर हाउसेस, डेटा सेंटर्स, सब कुछ। और जब आप इन कंपनीज के शेयर्स को खरीदते हैं तो आप इन बड़े प्रॉपर्टीज में एक छोटे से हिस्सेदार बन जाते हैं और आपको इन प्रॉपर्टीज के रिपेयर मेंटेनेंस का भी कोई झंझट नहीं पालना पड़ता। रीट्स में इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि ये हाई डिविडेंड पेइंग कंपनीज होती है। रीट्स कंपनीज एक खास रूल को फॉलो करती है। इन्हें अपने इनकम का 90% शेयर होल्डर को एज ए डिविडेंड पे करना पड़ता है। तो अगर आप रीट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको अच्छा खासा डिविडेंड मिलता है। इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको एक साथ बड़े इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ती। आप छोटे से छोटे रुपये के साथ भी इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सब कुछ प्रोफेशनली मैनेज होता है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप बस इन्वेस्ट कर दो। रीट्स का एक बड़ा ड्रॉबैक है इंटरेस्ट रेट का चक्कर। RBI या फेडरल रिजर्व जब भी इंटरेस्ट रेट को बढ़ाता है तो रीट्स की वैल्यू गिर जाती है, क्योंकि लोग यहाँ से पैसा निकालकर FD या फिर बॉन्ड्स में डाल देते हैं। लेकिन देखा गया है कि लॉन्ग टर्म में रीट्स ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। तो अगर आप रीट्स खरीदे हैं तो पेशेंटली बने रहे। इन्वेस्टमेंट की 7th कैटेगरी है क्रिप्टो करेंसी। ये सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग और सबसे कंफ्यूजिंग भी है। आज जो भी हम पैसा यूज करते हैं 10, 20, 50 या 100 के नोट्स, वो गवर्नमेंट द्वारा जारी किए जाते हैं जिसे कि RBI मैनेज करती है। ये कहलाता है फिजिकल करेंसी। क्रिप्टो करेंसी एक ऐसी डिजिटल करेंसी है जिसे किसी गवर्नमेंट ने इशू नहीं किया, जिसे कोई बैंक कंट्रोल भी नहीं करती है। ये सिर्फ एक कंप्यूटर नेटवर्क पे एग्जिस्ट करती है जिसे हम कहते हैं ब्लॉकचेन। इमेजिन कीजिए कि एक बहुत बड़ा लेजर बुक है जिसमें सारे ट्रांजैक्शन डिटेल्स को मेंटेन किया जाता है और ये लेजर दुनिया के हजारों कंप्यूटर में एक साथ एग्जिस्ट करती है, इसीलिए इसे हैक करना भी आसान नहीं। बिटकॉइन सबसे फेमस क्रिप्टो करेंसी है। क्रिप्टो करेंसी का सबसे बड़ा फायदा ये है कि इसमें मैसिव रिटर्न पोटेंशियल है। 2010 के आसपास जिसने भी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट किया है वो आज करोड़ों के मालिक। इसे आप 24/7 ट्रेड कर सकते हैं। ये स्टॉक मार्केट की तरह नहीं है कि जो कि 9:15 पे खुले और 3:30 पे बंद हो जाए। क्रिप्टो करेंसी का सबसे बड़ा रिस्क है कि ये हाईली वोलेटाइल है। आज अगर क्रिप्टो 50 लाख में अवेलेबल है तो हो सकता है कल 30 लाख पे चला जाए। इंडिया में अभी भी क्रिप्टो करेंसी को लेकर कोई भी गाइडलाइन नहीं है। गवर्नमेंट ने भले ही इस पे टैक्स लगा दिया है, लेकिन हो सकता है आगे चल के इसे बैन भी कर दे। सबसे बड़ा रिस्क है कि इफ यू लूज योर पासवर्ड यू विल लूज एवरीथिंग। क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल वॉलेट में रहता है। अगर आपने प्राइवेट की या फिर पासवर्ड खो दिया
तो आपको ये कभी भी वापस नहीं मिलने वाला। अगर आपको क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना है तो सिर्फ उतना ही रुपया डालें जिसके चले जाने पे आपको बहुत बड़ा नुकसान ना हो। इन्वेस्टमेंट की 8th कैटेगरी है कमोडिटीज। ये वो चीजें हैं जिसे हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, नेचुरल गैस, क्रूड ऑयल। आप इन्हें डायरेक्टली भी खरीद सकते हैं और डिजिटली भी ट्रेड कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपको गोल्ड खरीदना है तो आप फिजिकली भी गोल्ड खरीद सकते हैं या फिर गोल्ड ETF खरीद सकते हैं। अब ये समझते हैं कि इनके प्राइसेस ऊपर नीचे क्यों होते रहते हैं। अभी रिसेंटली हमने देखा कि ईरान, इजराइल और अमेरिका में वॉर स्टार्ट हो गई, जिसके कारण क्रूड ऑयल का प्रोडक्शन तो कम हो गया लेकिन उसका डिमांड बना रहा और यही कारण है कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस काफी बढ़ गए। तो जिन्होंने भी पहले क्रूड ऑयल में इन्वेस्टमेंट कर रखा है उन्होंने अच्छा पैसा बना लिया है। जब इन्फ्लेशन बढ़ता है यानी चीजें महंगी हो जाती हैं तो रुपये की वैल्यू घट जाती है, लेकिन गोल्ड एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी वैल्यू इन्फ्लेशन के साथ साथ बढ़ती जाती है। इसीलिए गोल्ड को सेफ हेवन भी कहा गया है। तो अगर आप इन्फ्लेशन को बीट करना चाहते हैं तो आपके इन्वेस्टमेंट का कुछ % गोल्ड में भी जाना चाहिए। गोल्ड में इन्वेस्टमेंट का एक दूसरा बड़ा फायदा यह है कि आपके पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर देता है। ये देखा गया है कि जब भी स्टॉक मार्केट नीचे जाता है तो गोल्ड के प्राइसेस ऊपर जाते हैं, तो ये आपके पोर्टफोलियो को एक परफेक्ट बैलेंस देता है। कमोडिटीज का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि इनके प्राइसेस बड़े ही अनप्रेडिक्टेबल है। बारिश ज्यादा हो गई, बारिश कम हो गई, वार हो गया या किसी देश की इकोनॉमिक पॉलिसी चेंज हो गई, इन सब सारी चीजों का इफेक्ट कमोडिटीज के प्राइसेस पर जरूर पड़ता है। ये बिगिनर्स के लिए बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन अगर आप कमोडिटीज में इन्वेस्टमेंट करना ही चाहते हैं तो फिजिकल गोल्ड या गोल्ड ETF से ही स्टार्ट करें। इन्वेस्टमेंट की 9th कैटेगरी है ऑप्शन एंड डेरिवेटिव। ये थोड़ा एडवांस चीज है लेकिन इसको सिंपल बना देता है। मान लो आज जोमेटो का शेयर प्राइस 200 रुपये है, आपको लगता है कि ये 250 रुपये तक जाएगा और आप इसके 1000 शेयर्स खरीदना चाहते हैं, लेकिन इतना बड़ा कैपिटल आपके पास नहीं, तो आप शेयर की जगह ऑप्शन को खरीदते हैं। ऑप्शन एक एग्रीमेंट है जो आपको ये राइट देता है कि आप अगले 1 महीने में जोमेटो के शेयर को 200 रुपये में खरीद सकते हैं। अगर प्राइस 250 तक चला गया तो आप इसे 200 रुपये में खरीद के 250 रुपये में बेच के 50 रुपया पर शेयर का प्रॉफिट कमा सकते हैं। अगर शेयर प्राइस नीचे चला गया तो आपको पूरे पैसे की पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ऑप्शन की कीमत चुकानी पड़ेगी। अगर आपको लगता है कि शेयर प्राइस ऊपर जाएंगे तो आप कॉल ऑप्शन खरीदते हैं, अगर आपको लगता है कि प्राइस नीचे जाएंगे तो फिर पुट ऑप्शन। ऑप्शन का सबसे बड़ा फायदा है लिवरेज, यानी आप थोड़े पैसे से ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। अगर आपके पास फिजिकली कोई स्टॉक है लेकिन आपको लगता है कि इसके प्राइसेस नीचे जा सकते हैं तो आप पुट ऑप्शन खरीद सकते हैं जो कि आपको एक हेज देगा। ऑप्शन का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि ये बहुत ही रिस्की है। आपको सही तो होना पड़ेगा, साथ में टाइम के अंदर सही होना पड़ेगा। अगर विद इन टाइम लिमिट आपका प्रेडिक्शन सही नहीं होता है तो ऑप्शन वर्थलेस हो जाता है। ये बहुत ही कम्प्लेक्स है और नए इन्वेस्टर को इससे बिल्कुल बचना चाहिए। पहले म्यूचुअल फंड और स्टॉक में इन्वेस्ट करके एक अच्छा पोर्टफोलियो बना लीजिए, फिर आपका अगर मन करे तो ही ऑप्शन में जाए। इन्वेस्टमेंट की 10th कैटेगरी है FD। ये बहुत ही सिंपल है और हम सबको पता है। जब हम बैंक में जाते हैं और कहते हैं कि हमें 10,000 रुपये 2 साल के लिए रखने हैं तो बैंक हमारे रुपये को रख लेता है और हमें एक सर्टिफिकेट दे देता है और 2 साल बाद वो हमारे रुपये को इंटरेस्ट समेत वापस भी कर देते। FD का सबसे बड़ा फायदा है कि ये गारंटीड इनकम देता है। अगर आप किसी पर्टिकुलर बैंक में 5 लाख तक की FD करते हैं तो ये 100% सेफ है। ये मानसिक सुकून देने वाला इन्वेस्टमेंट, मार्केट ऊपर नीचे हो आपको उसको कुछ सोचने की जरूरत नहीं। FD का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि ये बहुत ही कम रिटर्न देने वाला इंस्ट्रूमेंट। भले ही ये देखने में लगे कि 6 से 7% का रिटर्न मिल रहा है, लेकिन अगर आप इन्फ्लेशन को कंसीडर करेंगे जो कि 6-7% के अराउंड है तो आप देखेंगे कि आपका परचेजिंग पावर बढ़ नहीं रहा है, घट ही रहा है। एक एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट बोनस कैटेगरी भी आप लोगों के साथ शेयर कर देता। प्राइवेट इक्विटी एंड वेंचर कैपिटल। ये थोड़ा बड़ा गेम है लेकिन समझना आसान है। प्राइवेट इक्विटी क्या है? मान लो एक पुरानी कंपनी है जिसमें ग्रोथ पोटेंशियल तो है लेकिन अभी वो स्ट्रगल कर रही है, तो कुछ बड़े इन्वेस्टर मिलते हैं और उसमें अपना पैसा डाल देते हैं और बाद में जब कंपनी ट्रैक पे आ जाती है, प्रॉफिट कमाने लगती है तो वो इसे दूसरे इन्वेस्टर को बेच देते हैं या फिर उसका IPO लॉन्च कर देते हैं और इस तरह से ये बड़े इन्वेस्टर अपने इन्वेस्टमेंट का कई गुना कमाकर निकल जाते हैं। वेंचर कैपिटल क्या है? मान लो एक यंग लड़का है, उसके पास बहुत ही एक्साइटिंग आइडिया है लेकिन उसे एग्जीक्यूट करने के लिए उसके पास पैसे की कमी। ऐसे में वेंचर कैपिटलिस्ट उसके पास जाता है, उसके आइडिया को समझता है और उसकी कंपनी में पैसा लगाता है, जैसा कि हम शार्क टैंक में देखते हैं, और अपनी इस इन्वेस्टमेंट के बदले वो कंपनी का कुछ हिस्सा ले लेता है। ये कंपनी आगे चलकर अगर जोमेटो या स्विगी जैसी कंपनी बन जाती है तो वेंचर कैपिटलिस्ट का लगाया हुआ 1 करोड़ 100 करोड़ों में बदल जाता है। इस कैटेगरी का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यहाँ पे एस्ट्रोनॉमिकल रिटर्न्स बनते हैं। इस कैटेगरी का सबसे बड़ा रिस्क ये है कि यहाँ पे 10 में से 8 स्टार्टअप फेल हो जाते हैं। अगर आपने एक बार स्टार्टअप में पैसा लगा दिया तो आपका पैसा 5 से 10 साल के लिए ब्लॉक हो जाता है। आप जब तब अपना पैसा नहीं निकाल सकते। हमने जिस भी इन्वेस्टमेंट की बात की एक बार क्विकली उसका रिवीजन कर लेते हैं। पहला है स्टॉक, कंपनी का हिस्सा खरीदना, हाई रिटर्न थोड़ा रिस्क। सेकंड है बॉन्ड्स, गवर्नमेंट को उधार देना, सेफ्टी स्टडी इनकम। थर्ड है म्यूचुअल फंड, एक्सपर्ट आपके पैसे को डाइवर्सिफाई करके लगाते हैं, इजी और डाइवर्सिफाइड। चौथा है इंडेक्स फंड एंड ETF, पूरे मार्केट में एक साथ इन्वेस्ट, सस्ता और सिंपल। पांचवा है रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी खरीदना, किराया और एप्रिसिएशन दोनों। सिक्स्थ है रेट्स, प्रॉपर्टी बिना खरीदे रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट, हाई डिविडेंड। सेवेंथ है क्रिप्टो, डिजिटल करेंसी, ह्यूज पोटेंशियल, ह्यूज रिस्क। एट्थ कैटेगरी है कमोडिटीज, गोल्ड, ऑयल, वेट, इन्फ्लेशन से बचाव। नाइन्थ है ऑप्शन, प्राइस मूवमेंट पे बेट, एडवांस टूल, हाई रिस्क। 10th है FD, बैंक में फिक्स करो, सेफ, सबसे सिंपल। 11th है प्राइवेट इक्विटी एंड वेंचर कैपिटल, प्राइवेट
प्राइवेट स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट, बड़ा रिटर्न्स, बड़ा रिस्क। और एक बात, इन्वेस्टमेंट में कोई भी यूनिवर्सल फॉर्मूला नहीं है जो कि सबके लिए एप्लीकेबल हो। अगर आप यंग हो तो इंडेक्स फंड और शेयर्स से स्टार्ट करो। अगर आपको पैसा सेफ रखना है तो एफडी और बॉन्ड्स में जाओ। और अगर आप मिडिल एज में हो तो दोनों का कॉम्बिनेशन बना लो। लेकिन सबसे जरूरी है कि स्टार्ट करो, कल पे मत छोड़ो। हर एक दिन का डिले आपसे आपका कुछ पैसा छीन रहा है। आपने अपना इन्वेस्टमेंट किस कैटेगरी में किया है कमेंट में जरूर बताना। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।